जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ 10 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि संविधान में किस अनुच्छेद में इस बात को लिखा गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कुछ खास पावर्स और उनको कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में आर्टिकल के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 या आर्टिकल 151। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 149। ठीक है, आर्टिकल 149। और आर्टिकल 148 क्या है? आर्टिकल 148 के तहत ही जो ये कैग है इसकी स्थापना की गई है। तो चलिए देखते हैं आगे सॉल्यूशन में। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति मिलेगी, और इनको हटाने का, जो कैग को उसके पोजीशन से हटाने का प्रक्रिया होगा वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। अगले सवाल पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को कुछ मामलों में जो क्षमा दान देने की एक प्रावधान लिखी गई है या सज़ा को निलंबित करने की या माफ़ करने की या कम करने की जो शक्तियां प्राप्त हैं गवर्नर को, यानी कि पार्डन करने की, सस्पेंड, रिमीट और कम्यूट सेंटेंसेस, कुछ खास केसों में ये गवर्नर को किस अनुच्छेद के तहत ये शक्तियां मिली हुई हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आर्टिकल 156, आर्टिकल 159, आर्टिकल 161 और आर्टिकल 165। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिकल 161। अनुच्छेद 161 के तहत जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनको कुछ मामलों में क्षमादान देने और सज़ा को निलंबित करने या माफ़ करने या कम करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अब आप यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, उन दोनों को ही थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब भी बात होगी मृत्यु दंड की या फिर डेथ सेंटेंस की, वहाँ पर राज्यपाल साहब के पास ताकत नहीं होगी, पावर नहीं होगा क्षमा याचना देने का, क्षमा करने का उनके पास वो शक्ति नहीं होगी। जो राष्ट्रपति हैं उनके पास आर्टिकल 72 या अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा करने का उनके पास शक्ति होगी, और किसको? जिसको मौत की सज़ा मिली है। तो मृत्युदंड अगर होता है तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा उनको क्षमा करने का, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है 161 अनुच्छेद के तहत। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो मृत्युदंड पाए हुए किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 या आर्टिकल 72 के तहत। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राज्य के महाधिवक्ता हैं यानी कि एडवोकेट जनरल हैं उनके बारे में प्रावधान लिखा गया है? आर्टिकल 157 में, आर्टिकल 163 में, अनुच्छेद 165 में या अनुच्छेद 171 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि अनुच्छेद 165। तो देखिए, अनुच्छेद 165 यानी आर्टिकल 165 में स्टेट के एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है। और जब आप देखेंगे इसी तरीके का एक प्रावधान किया गया है केंद्र स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, वहाँ पर अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 में ये बात बताई गई है कि भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में भारत के अटॉर्नी जनरल होंगे, यानी अटॉर्नी जनरल जो होंगे वो इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस बात को लिखा गया है, यह बात उल्लेखित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? यानी सेम पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, उसे 2 या 2 से अधिक राज्य का हम गवर्नर बना सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 162 और अनुच्छेद 171। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आर्टिकल 153 यानी अनुच्छेद 153। देखिए, जो अनुच्छेद 153 है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक गवर्नर होगा, एक राज्यपाल होगा, और इस अनुच्छेद के तहत ऐसा कोई भी मनाही नहीं है कि किसी एक ही इंसान को आप एक से अधिक राज्य का गवर्नर नियुक्त कर सकें। तो जैसे आदरणीय
आनंदीबेन पटेल जी अपने राज्य की गवर्नर हैं, तो आप उनको एक से अधिक राज्य यानी कि यूपी के अलावा आप चाहें तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कितने भी राज्य के लिए, एक से अधिक राज्य के लिए यूपी के अलावा भी आप उनको राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस बात को लिखा गया है कि हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, वो एक से अधिक राज्य के लिए स्थापित किया जा सकता है। यानी एक ऐसा उच्च न्यायालय हो जो एक से अधिक राज्य में उसके अधिकार मौजूद हो। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 231, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 241 और अनुच्छेद 236। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 231। अब देखिए, आपको इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। पहले आप लिखिए 124, अब इसको आपस में बदल दीजिए 214, फिर अब ये दोनों आपस में बदल दीजिए 241। 124 क्या बोलता है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। अनुच्छेद 214 क्या बोलता है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना होगी। और लेकिन अनुच्छेद 231 जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या बोलता है कि एक ही हाई कोर्ट को एक से अधिक राज्य के लिए आप बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। और 241 में क्या बताया जाता है? इसमें बोला जाता है कि केंद्र प्रशासित राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट आप बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में वो यही है कि आर्टिकल 241 यानी अनुच्छेद 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह लिखा हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि पोषण का स्तर, यानी पोषण का स्तर और जीवन के स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। यानी ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो लोगों के जो पोषण का स्तर है, न्यूट्रिशन का लेवल है, उसको बढ़ाए, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए, यानी उनके जीवन के स्तर को उठाए, और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है यानी लोगों के जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाए। तो ये आपका नीति निदेशक तत्व का एक अनुच्छेद है, यानी कि ये आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक ये आर्टिकल है। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, आर्टिकल 49 या आर्टिकल 52। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी आर्टिकल 47। अगला सवाल देखिए, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं उनके बारे में प्रावधान बताता है कि जैसे ही सरकार बनेगी, जैसे ही सारे सांसद लोग चुने जाएंगे, तुरंत एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव उनको करना है। ये बात किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 89, आर्टिकल 93, आर्टिकल 94 और आर्टिकल 98। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93। और ये जो आर्टिकल 89 आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल 89 किसके बारे में है? राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में है। तो देखिए, यहाँ पर एक सवाल है एक और कि संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वही पदेन अध्यक्ष होंगे राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा के। यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा के। तो पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के पद पे चुना जाएगा वो अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बन जाएगा। आपको अलग से राज्यसभा के चेयरमैन पद के लिए चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का हम चुनाव करते हैं जब लोकसभा का गठन हो जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 64, आर्टिकल 72, आर्टिकल 94 या अनुच्छेद 98। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि आर्टिकल 64 या अनुच्छेद 64 इस बात को कहता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो अपने आप राज्यसभा के भी अध्यक्ष हो जाएंगे, यानी राज्यसभा के चेयरमैन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में हमें केंद्रीय फाइनेंस कमीशन या केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में, भारत के वित्त आयोग के बारे में जानने को मिलता है? कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि भारत का वित्त आयोग गठित होना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 302।
तो ये आपका हो जाएगा इसका सही आंसर अनुच्छेद 280 यानी कि बी ऑप्शन, आर्टिकल 280। अब देखिए जो ये आर्टिकल 148 है, आर्टिकल 148, ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के बारे में। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो नीले पॉइंट में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का गठन करते हैं, लेकिन कितने चेयरमैन के अलावा कितने मेंबर्स और होते हैं उस आयोग में, यानी कितने और सदस्य होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। जब भी राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे और उसके अलावा 4 और सदस्य होंगे। तो ये जो 4 और सदस्य हैं इनको दिमाग में अच्छे से आप भर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और आखिरी सवाल ये है कि कौन सा संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आर्टिकल 295, आर्टिकल 302, आर्टिकल 312, आर्टिकल 325। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 यानी कि सी ऑप्शन। तो देखिए इसमें क्या बात लिखा गया है कि कभी भी राज्यसभा के अंदर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है कि हमें अखिल भारतीय स्तर का, जैसे IAS हैं, IPS हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हैं, फिलहाल यही 3 अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विस है अपने देश में। अब मान लीजिए जुडिशरी के लिए भी संविधान में प्रावधान लिखा है कि अगर इसी तरीके का अखिल भारतीय स्तर पे कोई न्यायिक सेवा आप स्थापित करना चाहते हैं जो राज्य और केंद्र में बिल्कुल उसी तरीके से काम करे जैसे IAS, IPS और IFS काम करते हैं, तो आपको राज्यसभा को 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास करना होगा। और ये 2/3 बहुमत आपका पास होगा कितने लोग बैठे हैं उसमें 2/3, यानी 245 में अगर 245 लोग बैठे हैं तो 2/3 245 सांसदों के हाँ बोलने चाहिए इस प्रस्ताव के लिए, तभी फिर लोकसभा और राज्यसभा से ये प्रस्ताव जब पास हो जाएगा उसके बाद आपको एक कॉमन सर्विस, एक कॉमन सेवा दोनों तरफ से मिल जाएगा अखिल भारतीय स्तर पे, और न्यायिक सेवा भी आप इसमें बना सकते हैं। तो ये 10 सवाल हैं, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा कितने आप लोगों के सही बने, अगर 6 या उससे ऊपर बन रहे तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।